सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस, ऑल आर कार्बन शुगर एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी सभी क्या है, कार्बन शुगर है। सो पहला पॉइंट आता है कि एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर मतलब ये आपके सामने यहाँ पर 6 ऑप्शन है, उन 6 ऑप्शन में से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्बन शुगर है। तो अपन जरा पहले कार्बन शुगर का वो भी देख लेते हैं होती क्या है। ये कार्बन शुगर क्या होती है, ये दो चीज़ों से बनी होती है। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरामिडिन। प्यूरिन एंड पिरामिडिन, ये प्यूरिन एंड पिरामिडिन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और दूसरे भाषा में कहें तो डीएनए एंड आरएनए के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। सो कौन सी कार्बन शुगर है जो एब्सेंट होगी, क्या थाइमिन एब्सेंट होगा, यूरेसिल, ट्यूबुलिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, एडिनिन, तो कौन सा एब्सेंट होगा, तो एब्सेंट होता है ट्यूबुलिन, क्योंकि ट्यूबुलिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल्स के द्वारा स्पिंडल फाइबर्स के रूप में बनाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। और ये स्ट्रेचिंग क्या कराती है, सेल को दो भागों में या डॉटर सेल के निर्माण में काम आती है, डॉटर सेल के निर्माण में। ठीक है, सो यहाँ आंसर होगा ट्यूबुलिन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि आरएनए में कौन सी प्रोटीन एब्सेंट होती है, तो आरएनए में कौन सी प्रोटीन एब्सेंट होगी, थाइमिन। आरएनए में एब्सेंट। डीएनए में कौन सी प्रोटीन एब्सेंट होगी, यूरेसिल। डीएनए में एब्सेंट। ठीक है, बाकी ये जितनी भी प्रोटीन है नीचे साइटोसिन, ग्वाइनिन, एडिनिन, ये सभी पाई जाती है डीएनए और आरएनए के अंदर। बस चेंजेज आता है तो इन दोनों के अंदर चेंजेज आता है। वैसे आप लोगों को मैंने सेकंड क्लास के अंदर बताया भी था कि डीएनए आरएनए का निर्माण करता है, आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होती है। कैसी होती है, डबल हेलिक्स। इसकी सिंगल हेलिक्स होती है। तो जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इस प्रकार की। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली वही बात आ गई कि मैगी के पैकेट में से मैगी को निकाला, गर्म पानी में डाला, जैसे ही डाला वहाँ से वो खुल जाएगी, तो स्ट्रक्चर हो जाएगी सिंपल ऐसी। तो इसको अपन बोलेंगे आरएनए और इसको हम बोलेंगे डीएनए। ठीक है, सो डीएनए तो आरएनए का निर्माण कर सकता है, पर क्या आरएनए डीएनए का कर सकता है, तो वो नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ब्लड इन वोमिटिंग। ब्लड इन वोमिटिंग की, ब्लड अगर वोमिटिंग में प्रेजेंट हो तो हम इसको क्या बोलेंगे। तो अपन पहले आते हैं मेडिकेशन थेरेपी पर। जब भी पेशेंट को वोमिटिंग होती है तो हम कौन सी दवा देते हैं, एंटी इमेटिक। कौन सी दवा देते हैं, एंटी इमेटिक। तो जहाँ पर इमेटिक लगता है या इमेसिस लगता है वो इसका उत्तर है। तो देखो यहाँ पर पहला वर्ड आ रहा है हीमो। हीमो का मतलब होता है ब्लड। क्या होता है, ब्लड। ठीक है, और इमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग। इमेसिस का मतलब क्या है, वोमिटिंग। इमेसिस का वोमिटिंग मतलब ब्लड में वोमिटिंग। तो हमारा आंसर हो गया डी सही, ये हो गया आंसर। ठीक है, हिमोपटाइसिस या हिमोप्टाइसिस। ठीक है, हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है स्पूटम में, किसमें, स्पूटम में ब्लड, स्पूटम में ब्लड। ठीक है, एपिस्टाक्सिस, एपिस्टाक्सिस मतलब नोज में, कहाँ पर ब्लड, नोज के जरिए अगर ब्लीडिंग होती है जो हाइपरटेंशन की कंडीशन में होती है। एचटीएन का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है नोजल ब्लीडिंग, एपिस्टाक्सिस। ठीक है, सो नोज से ब्लीड करेगा तो एपिस्टाक्सिस बोलेंगे। और एक वर्ड आता है हेमेटोमा। हेमेटोमा का मतलब क्या है, तो हेमेटोमा का मतलब लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर दें। सो हेमेटोमा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग, अब देखो इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, अंडर द स्किन ब्लीडिंग, अंडर स्किन ब्लीडिंग।
कि स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो मोस्ट कॉमन हमें क्या देखने को मिलेगा? स्वेलिंग। हमें क्या देखने को मिल रही है? स्वेलिंग। तो है तो सभी पार्ट ब्लड से रिलेटेड, पर वोमिटिंग से रिलेटेड होगा, वहाँ पर इमेसिस लगेगा कॉमनली, ठीक है। तो हेमेटो इमेसिस, हेमेटो इमेसिस, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मोन्टाक्स टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, किसके डिटेक्शन के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं? क्या ट्यूबरकुलोसिस के लिए, क्या सीओपीडी के लिए, क्या फ्लू के लिए, या फिर टाइफाइड के लिए? तो मोन्टाक्स टेस्ट, पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मोन्टाक्स टेस्ट होता क्या है? तो इसके अंदर यूज की जाती है एंटीबॉडीज। क्या यूज की जाती है? एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज टेस्ट होता है स्किन के ऊपर। कहाँ पर होता है? स्किन पर, ठीक है। स्किन के ऊपर भी नहीं बोलेंगे, आईडी यूज करेंगे अपन इसके लिए। इंट्राडर्मल इंजेक्टेबल होता है ये, उससे अपन स्किन के अंदर में कुछ एंटीबॉडी छोड़ देते हैं। अगर एंटीजन बॉडी के अंदर होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का कोई भी एंटीजन होगा, एंटीजन मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, अगर वो होगा तो वो आकर एंटीजन, ये आकर क्या करेगा? एंटीबॉडी से जुड़ जाएगा। अगर एंटीबॉडी से जुड़ेगा तो क्या होगा? जो जहाँ पर हमने मेडिकेशन छोड़ी है या जो एंटीबॉडी छोड़ी है वो कंटिन्यूसली स्वेल होता जाएगा, ठीक है। तो मोन्टाक्स टेस्ट किसके लिए हुआ? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। और टाइफाइड किसके लिए यूज किया जाता है? टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इसके लिए होता है विडाल टेस्ट। कौन सा होता है? विडाल। और इसी विडाल से दो प्रकार के माइक्रोब्स को देखा जाता है, टाइफी एंड पैरा टाइफी। दो प्रकार के माइक्रोब्स को देखा जाता है, टाइफी एंड पैरा टाइफी। बैड स्मेल फ्रॉम माउथ इज टर्म एज ए। अगर माउथ से बैड स्मेल आती है तो हम उसको किस नाम से बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? जिंजवाइटिस, पेरोटाइटिस, स्टोमाटाइटिस या हेलिटोसिस। तो हमारा आंसर होगा हेलिटोसिस, मतलब बैड स्मेल, बैड स्मेल फ्रॉम माउथ, ठीक है, मुंह से बुरी स्मेल का आना। और ये स्टोमाटाइटिस की कंडीशन में आती है। कौन सी कंडीशन में आती है? कंडीशन कौन सी होगी? स्टोमाटाइटिस, अगर माउथ के अंदर इन्फेक्शन हुआ है उसी कंडीशन के अंदर, ठीक है। स्टोमाटाइटिस, स्टोमाटाइटिस का मतलब क्या होता है? ओरल कैविटी का इन्फेक्शन, ठीक है। पेरोटाइटिस क्या होता है? पेरोटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड की, पैरोटिड ग्लैंड का अगर इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसको बोलेंगे पेरोटाइटिस, ठीक है। जिंजिवाइटिस हम किसको बोलते हैं? तो गम का इन्फेक्शन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जिंजिवाइटिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विच वन बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज? पेप्टिक अल्सर की डिजीज के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। कौन सा होगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, आंसर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। विच वन ड्रग इज यूज फॉर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन? पहले कौन सी मेडिकेशन है जिसका यूज प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन के रूप में किया जाता है? तो देखो, केटामिन एनेस्थेटिक ड्रग है, इसको अगर हम फ्री ऑपरेटिव दे देंगे ना तो पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में कौन लेके जाएगा, ठीक है। दूसरा जाइलोकेन एनेस्थेटिक ड्रग है, हाँ एसटी कर सकते हैं हम, इसकी एएसटी कर सकते हैं पर देंगे नहीं। एएसटी का मतलब क्या होता है? 0.01, ठीक है। मेटाक्लोप्रामाइड, ये मेटाक्लोप्रामाइड है ना, ये मेडिकेशन हम पेशेंट को प्री ऑपरेटिव में दे सकते हैं। और देने का कारण क्या होता है? उसका कारण होता है क्योंकि ये मेटाक्लोप्रामाइड क्या करता है? ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। किसको इंक्रीज करेगा? बोवेल मूवमेंट को। किसको? बोवेल मूवमेंट। अब आप सभी को पता है कि पेशेंट जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाता है या ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर जाता है तो पेशेंट को दो कंडीशन में रखा जाता है, एनपीओ या
NBM, क्योंकि कहीं कहीं पर NPO बोला जाता है, कहीं पर NBM बोला जाता है। NPO का मतलब होता है नील पर ओरली, नील पर ओरली। NBM का मतलब होता है नथिंग बाई माउथ, कि मुंह से कुछ ना दो बस, ठीक है। नील पर ओरली, अगर पेशेंट, अब देखो ये नील पर ओरली या फिर NBM, ये मोस्टली कितनी देर के लिए होते हैं, तो 6 to 8 आवर मिनिमम होना चाहिए। अगर मान लो पेशेंट ने 4 घंटे पहले कुछ खाया है, तो हम क्या करेंगे, मेटाक्लोप्रामाइड दे देंगे। वो क्या करेगा, बोवल मूवमेंट को बढ़ा देगा, जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे वो स्पीडली कहाँ पहुँच जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन की प्रोसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डिस्निया, डिस्निया का एक मेजर मोस्ट कॉमन कारण क्या हो सकता है, क्या किडनी फेल हो जाना, या बोन में फ्रैक्चर हो जाना, या अपेंडिसाइटिस हो जाना, या सिस्टाइटिस हो जाना। तो देखो पहली चीज़ यहाँ बात किसकी हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है डिस्निया मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल चेंजेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीथिंग में चेंजेस, ठीक है। और ब्रीथिंग में चेंजेस क्या बोन फ्रैक्चर होगी तब होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। अपेंडिक्स एब्डोमिनल डिजीज है, सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लैडर की डिजीज है, इनके अंदर भी होने के चांसेस वैसे अपेंडिक्स में हो सकता है पर रेयरली, ठीक है। मोस्टली तो नहीं हो रहा है, रेयरली हो रहा है, ठीक है। और वो भी कब, जब परफरेट कर जाए, उस कंडीशन के अंदर रेयरली होने के चांसेस होते हैं अपेंडिक्स के अंदर, ठीक है। और ये जो किडनी फेलियर है ना, इसके अंदर होगा मोस्टली, इसके अंदर मोस्टली, ठीक है। किसके अंदर, एक के अंदर मोस्टली। क्यों होता है, क्योंकि जब भी किडनी फेल हो जाएगी और अगर पेशेंट लिक्विड पर अटेंशन नहीं देता, लिक्विड डाइट पर अटेंशन नहीं देता, उस कंडीशन के अंदर ओवर फ्लूइड होगा बॉडी में, और ओवर फ्लूइड होगा तो सबसे पहला सिम्टम्स देखने को मिलेगा, वो होगा डिस्निया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। डिस्निया का मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ठीक है। पेशेंट लिक्विड डाइट पर अटेंशन नहीं देगा, उस कंडीशन के अंदर बॉडी किस में चली जाएगी, ओवर फ्लूइड में, और बॉडी जैसे ओवर फ्लूइड में जाएगी सबसे पहले डिस्निया देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जो किडनी फेलियर जो पेशेंट होते हैं ना, उनको एडवाइस किया जाता है वाटर इनटेक के लिए, कि जितना उनका क्रेटिनिन लेवल हाई होता है उसके आधार पर उनको वाटर इनटेक की एडवाइस की जाती है, क्योंकि अगर उस एडवाइस से ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमन फॉर फूड पॉइजनिंग, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड पॉइजनिंग कर सकता है। तो देखो यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन, स्टेफाइलोकोकस, एन्यूरिसिस, ई कोलाई या सभी। तो ये जितने भी माइक्रोब्स है ना, तीनों के तीनों, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, एन्यूरिसिस एंड क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन, ये तीनों के तीनों मोस्ट कॉमन होते हैं फूड पॉइजनिंग के लिए, ठीक है। अगर आपके सामने इन तीनों में से कोई सा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आता है तो आप फूड पॉइजनिंग के अंदर उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, विच डिजीज इन्वॉल्व इन COPD, ऐसी कौन सी इनमें से बीमारी है जिसको हमने ऐड किया है COPD के अंदर, ठीक है। मिनट चला गया, वापस आ जाओ भाई। तो कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हमने ऐड किया COPD के अंदर, ठीक है। पहला है एम्फाइसेमा, दूसरा है ब्रांकियल अस्थमा, तीसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, या चौथा ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, COPD के अंदर तो अस्थमा भी आता है और एम्फाइसेमा भी आता है, ठीक है। तो ये दो आते हैं, चलो मान लिया ये मुझे नहीं पता, एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होता है कि इसके बारे में मुझे पता है कि ये आता है, या मुझे इसके बारे में पता है कि हाँ ये भी आता है, पर इसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये नहीं आता। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, मान लीजिए C आता है, B आता है, पर इसका मुझे नहीं पता यह आता है या नहीं COPD में,
तो अगर दो आ रहे हैं और तीसरा ऑप्शन आपका लास्ट जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज दे रखा हो, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सारस वायरस इज द फैमिली ऑफ, सारस कौन सी फैमिली का वायरस है? भाई इसी वायरस ने तो, इसी की फैमिली ने तो सबसे ज़्यादा परेशान किया है 2020 में। 19 से 20 पूरा इसी ने खा लिया था, तो वो है कोरोना वायरस। कौन सा है? कोरोना वायरस। अच्छा, एक कोविड-19 के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। कोविड-19, तो ये जैसे 19 है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा 2019। सीओ का मतलब क्या है? कोरोना। वी का मतलब क्या है? वायरस। ठीक है, और डी का मतलब क्या हो गया? डिजीज। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज सन 2019। ठीक है, सो सारस फैमिली किसकी, इसके साथ में कौन सा वायरस आएगा? ये आएगा कोरोना वायरस। अच्छा, सारस वाला जो वायरस आया था ये किस पे अटैक कर रहा था? तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कर रहा था। ठीक है, तो सेम कोरोना वायरस भी किस पर अटैक करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ठीक है, विच सिम्टम्स इज रिलेटेड टू द डायबिटीज मेलाइटस? कौन सा सिम्टम्स है जो डायबिटीज मेलाइटस से बिलोंग करता है? सो पहला है पॉलीफेजिया, दूसरा पॉलीयूरिया, तीसरा पॉलीडिप्सिया और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो जब भी डायबिटीज मेलाइटस का मतलब आता है ना, तो उसके लिए सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले दिया जाता है 3P। यहाँ पर 3P हमें देखने को मिल रहा है, पहला P, दूसरा P, तीसरा P। तो हमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको ही क्लिक कर देंगे। पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन ग्रेटर देन 2000 ml। अच्छा, पहले डायबिटीज़ का मतलब देख ले। डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी बीमारी, डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है? डायबिटीज़ का मतलब है एनी डिजीज, कोई भी बीमारी कॉज बाई पॉलीयूरिया। कोई भी वो बीमारी जो ज़्यादा यूरिन करने की वजह से हो रही है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। और मेलाइटस का मतलब क्या होता है? मेलाइटस का मतलब होता है हनी, मतलब शहद। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस का मतलब हो गया वो बीमारी जो ज़्यादा यूरिन करने की वजह से हो रही है, पर जो यूरिन हो रहा है वो हनी जैसा मीठा है। ठीक है, सो पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। ठीक है, ये इसके 3 बेसिक सिम्टम्स होंगे। डिप्सिया थ्रस्ट से रिलेटेड है। थ्रस्ट मतलब प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी इन व्यक्तियों को। ठीक है, फेजिया ईटिंग से रिलेटेड है, खाना भी अच्छा खाएंगे और यूरिनेशन भी ज़्यादा होगा। विच वन इज द मोस्ट लोकेशन ऑफ रिनल स्टोन इन द ह्यूमन? ह्यूमन बीइंग के अंदर मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन कहाँ पर बनता है, या मोस्ट कॉमन स्टोन किडनी में कहाँ पर बनता है? क्या रीनल पेल्विस में बनता है, क्या यूरेथ्रा में बनता है, यूरेटर में बनता है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में बनता है? तो मोस्ट कॉमन जो साइट होती है ना, वो कौन सी होती है? रीनल पेल्विस। अच्छा, रीनल पेल्विस ही मोस्ट कॉमन साइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा 5 से 10 ml यूरिन स्टोर रहता है। कितना रहता है? 5 से 10 ml यूरिन हमेशा स्टोर। और देखो, कभी भी अगर कोई भी फ्लूइड थोड़े टाइम के लिए रुकता है ना, तो वो स्टोन प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टोन प्रोडक्शन, ठीक है, स्टोन बनाएगा। तो किडनी के अंदर मोस्ट कॉमन जो स्टोन बनता है ना, वो बनता है रीनल पेल्विस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 5 से 10 ml यूरिन हमेशा स्टोर रहता है। ठीक है, बनता जाएगा, आएगा, निकल जाएगा, फिर बनेगा, आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में निकल जाएगा। ठीक है, पर मोस्ट कॉमन साइट होगी वो रीनल पेल्विस होगी। अगर स्टोन बन जाता है, बनने के बाद में ये चला जाता है मेजर कैलिक्स के अंदर, वहाँ पर जाने के बाद में फिर ग्रो करता है। ठीक है, विच वन डिजीज इंडिकेट अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ इन फीमेल? कौन सी ऐसी डिजीज है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है उसके अंदर अबनॉर्मल हेयर की ग्रोथ होती है? क्या डायबिटीज होगी, मिक्सिडेमा होगी, क्रेटिनिज्म होगी, या कुशन सिंड्रोम होगा? अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ इन फीमेल, तो
तो देखो डायबिटीज़ हमने देखा था कि जो डायबिटीज़ होती है उसके अंदर जो यूरिन लेवल जो यूरिन होता है उसके अंदर स्वीटनेस बढ़ जाती है, बार बार यूरिनेशन होता है, ठीक है। डायबिटीज़ मतलब कोई भी बीमारी जो ज़्यादा यूरिन करने की वजह से हो रही है, ठीक है। मिक्सिडेमा क्या होता है? मिक्सिडेमा को हम बोलते हैं थायराइडिज्म। क्या बोलते हैं? थायराइडिज्म। क्रेटिनिज्म क्या होता है? क्रेटिनिज्म होता है ग्रोथ हार्मोन का बढ़ जाना, ठीक है। और कुशिंग सिंड्रोम, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे। ट्यूशन्स तो बहुत सारे हैं पर आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।